नमस्कार साथियों। 26 फरवरी 2023 को एक बहुत ही भयंकर भूकंप टर्की और सीरिया में देखा गया। इस भूकंप का जो मैग्नीट्यूड था वो तकरीबन 7.8 के आसपास रहा। 1939 के बाद ये टर्की में आने वाला सबसे बड़ा भूकंप था। इस भूकंप का असर टर्की में तकरीबन 3.5 लाख किलोमीटर तक के एरिया में देखा गया। इस भूकंप के अंदर टर्की में 57,760 लोगों की मौत हुई और सीरिया में तकरीबन 7,260 लोगों की जानें चली गई। और भूकंप के बाद भी अगले 3 हफ्तों तक टर्की में तकरीबन 10,000 भूकंप के छोटे छोटे झटके महसूस किए गए। अर्थक्वेक यानी कि भूकंप एक नेचुरल डिजास्टर है। ये कभी भी आ सकता है, कहीं पर भी आ सकता है। ये हमेशा बिना किसी वार्निंग के आता है। जब जब भूकंप आता है तो ये बहुत ज़्यादा मैसिव डिस्ट्रक्शन करता है, बहुत ज़्यादा जान चली आती है, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी का लॉस होता है। लेकिन आज हम इस मुद्दे पर डिस्कशन क्यों कर रहे हैं? आज मैं यहाँ आप लोगों के सामने टर्की में आए हुए भूकंप और वहाँ जो नुकसान हुआ उसके बारे में चर्चा करने के लिए नहीं आया हूँ। जिस तरह का भूकंप टर्की में आया, अगर इस तरह का भूकंप कभी भारत में आता है, क्या दिल्ली को कभी इस तरह का भूकंप देखना पड़ता है, तो दिल्ली इस तरह के भूकंप के लिए कितनी तैयार है, हमने अपने पिछले एक्सपीरियंस से क्या सीखा है और इस बात की कितनी पॉसिबिलिटी है कि दिल्ली में कभी इस तरह का कोई भूकंप आएगा। देखिए, दिल्ली एक सिस्मेटिक जोन 4 में आती है और इसकी जो लोकेशन है वो हिमालयन बेल्ट में आती है। इसलिए दिल्ली एक हाई रिस्क एरिया है जहाँ कभी भी एक इस तरह का भूकंप आ सकता है। अगर हम NDMA यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बात माने तो 60% चांसेस इस बात के हैं कि आने वाले कुछ सालों में दिल्ली में कभी भी 6.5 या उससे ज़्यादा का कोई भूकंप का झटका देखा जा सकता है। अगर 6.5 या इससे ऊपर का कोई झटका दिल्ली में आता है आने वाले कुछ सालों में, तो दिल्ली को एक बहुत ही मैसिव डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। अगर हम हिस्ट्री पर एक नज़र डालें तो 15 जुलाई 1720 को दिल्ली में एक बार 6.5 का एक भूकंप आया था जिसमें काफ़ी लोगों की जान गई थी और काफ़ी प्रॉपर्टी का लॉस हुआ था। और उसके बाद 1803 में मथुरा में यानी दिल्ली NCR में एक इस तरह का भूकंप आया था जिसमें पानी की लहरें काफ़ी ऊपर तक उठी थी और इस भूकंप के झटके मथुरा से लेकर कलकत्ता तक महसूस किए गए थे। कहते हैं ये वही भूकंप है जिसमें कुतुब मीनार का कुछ हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया था। तब से लेकर आज तक दिल्ली में कोई बड़ा भूकंप नहीं आया और इसलिए NDMA यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का ये मानना है कि आने वाले कुछ सालों में दिल्ली में कोई बड़ा भूकंप का झटका आ सकता है। अब हम इस बारे में बात करेंगे कि सरकार ने इस बारे में क्या किया है और हम दिल्ली में कितने तैयार हैं आने वाले किसी भी भूकंप के लिए और जनता इस बारे में कितनी जागरूक है। भारत सरकार ने किसी भी तरह के नेचुरल डिजास्टर से निपटने के लिए NDMA यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स का गठन किया है। ये 2 फोर्स हैं। NDRF एक स्पेशलाइज्ड फोर्स है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है, जो किसी भी नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर को फेस करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। NDRF के पास अपनी ट्रेंड टीम होती है जो किसी भी डिजास्टर के लिए क्विक रिस्पॉन्स करती है। जब भी कोई भूकंप आता है या जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर आता है तो NDRF के लोग, NDRF की टीम पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल और कैपेबल होती है लोगों को डेब्रीज यानी मलबे में से निकालने के लिए, उन्हें हर तरह की मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए और जितनी भी एसेंशियल सर्विसेज हैं उन्हें रिस्टोर करने के लिए, चाहे वो पावर हो या वाटर सप्लाई, ये सारे काम NDRF के अंडर आते हैं। NDRF के पास अपनी कंप्लीट डेडिकेटेड टीम है इंजीनियर्स की और जियोलॉजिस्ट की, जो इस बात को एसेस करता है कि कितना डैमेज हुआ है और हाईली इफेक्टेड एरियाज कौन कौन से रहे हैं। NDRF को ये भी जिम्मेदारी दी गई है कि वो रेगुलर समय समय पर इस तरह की मॉक ड्रिल कंडक्ट करती रहे जिससे लोगों में एक अवेयरनेस बनी रहे और लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहें। NDRF अपने लोगों के लिए अपनी टीम्स को रेगुलर मॉक ड्रिल करवाती रहती है ताकि वो हमेशा किसी भी नेचुरल डिजास्टर से निपटने के लिए तैयार रहें। किसी भी नेचुरल डिजास्टर से निपटने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट की जो भूमिका है वो भी कम नहीं है। दिल्ली गवर्नमेंट ने भी किसी भी नेचुरल डिजास्टर से निपटने के लिए काफ़ी सारे मेजर्स लिए हैं। दिल्ली गवर्नमेंट ने सिस्मिक जोन गाइडलाइंस को इशू किया है जिसके हिसाब से दिल्ली में सभी बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन की जानी चाहिए और DDA ने भी ये मैंडेटरी किया है कि दिल्ली में जितनी भी बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन हो या कोई भी बिल्डर जो बिल्डिंग बनाए उसे MCD से या जो भी लोकल अथॉरिटी है उससे NOC लेना मैंडेटरी है। लेकिन फिर भी हमें ये बात माननी पड़ेगी कि दिल्ली के अंदर जो रेजिडेंशियल कॉलोनियाँ हैं वो बहुत ही चिंता का विषय है और उनकी हालत बेहद गंभीर है। जब भी दिल्ली में कोई बड़ा भूकंप का झटका आएगा तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो दिल्ली की लोकल कॉलोनियों को देखने को मिलेगा।
उन्हीं में सबसे ज़्यादा डेथ्स रिकॉर्ड की जाएंगी, उन्हीं में सबसे ज़्यादा कैजुअलिटीज़ होंगी। और ये बात सरकार और जनता सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और समझते हैं। अगर दिल्ली में कभी भी 6.5 या उससे ऊपर का कोई झटका आता है तो दिल्ली में बहुत सारी बिल्डिंगें हैं जो उस इम्पैक्ट को बियर नहीं कर पाएंगी। क्यों? क्योंकि उनकी हालत बेहद ख़राब है। उनकी जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत पुअर क्वालिटी ही है। जो पुरानी बिल्डिंग है वो तो जैसी हैं सो हैं, लेकिन आज भी अगर हम देखेंगे तो दिल्ली में जब नई बिल्डिंगें जो कंस्ट्रक्ट की जा रही हैं, ख़ास तौर पर जो प्राइवेट बिल्डरों के द्वारा बनाई जा रही हैं, प्राइवेट और छोटे बिल्डरों के द्वारा, और या फिर जो इंडिविजुअल हाउस होल्ड, एक आम आदमी जो अपने लिए मकान बनाता है, उसमें भी सिस्मिक जोन गाइडलाइंस का पूरी तरीके से वायलेशन देखने को मिलता है। इसमें दिल्ली गवर्नमेंट को ज़रूरत है बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की ऐसे छोटे बिल्डर्स के खिलाफ और इंडिविजुअल हाउस होल्ड के खिलाफ जो सिस्मिक जोन की गाइडलाइंस को इग्नोर करके अपनी कंस्ट्रक्शन करता है और अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, अपने कुछ पैसे बचाने के लिए लोगों की ज़िंदगी को दांव पर लगाने में लगा रहता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भारत ने अपनी पिछली गलतियों से कुछ नहीं सीखा। भारत ने हिस्ट्री में बहुत सारे नेचुरल डिज़ास्टर्स को देखा है, जिसमें हमने अर्थक्वेक को देखा है, कई सारे फ्लड्स देखे हैं, साइक्लोन्स देखे हैं, और उससे हमने एक अच्छा खासा सबक भी सीखा है। और जो सबक भारत ने पिछले आपदाओं से सीखा है, उनमें से एक है इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिपेयर्डनेस। शुरुआती दिनों में अगर हम हिस्ट्री पर नज़र डालें तो शुरू में इंडिया एक इल प्रिपेयर्ड कंट्री थी, यानी भारत ने इस तरह के डिज़ास्टर से निपटने के लिए कोई तैयारी नहीं कर रखी थी। और जिसका नतीजा ये रहा कि जब इस तरह की आपदाएं आई तो भारत में जान और माल का बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिला। उसके बाद भारत की सरकारों ने इस तरफ का ध्यान दिया और कड़े कदम उठाए, जिसमें एनडीएमए और एनडीआरएफ जैसी संस्थाओं का गठन किया गया। साथ ही साथ इसमें यह बात भी नोटिस करने की है, पहले कभी भी जब इस तरह का कोई डिज़ास्टर आता था उसमें जो कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन होता था वो बहुत ही निग्लिजिबल या ना के बराबर होता था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने इस तरफ खास इनिशिएटिव लिया है और कम्युनिटी के पार्टिसिपेशन को इंश्योर किया है। अब कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन भी इसमें बराबर होने लगा है। जब भी इस तरह का कोई नेचुरल डिज़ास्टर आता है तो कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन आपको बराबर देखने को मिलता है। जैसे अभी भी हमने एनडीआरएफ की बात की, एनडीआरएफ समय समय पर अपनी गाइडलाइंस इशू करता है। आज की डेट में एनडीआरएफ की गाइडलाइंस को देखें कि एनडीआरएफ ने क्या क्या गाइडलाइंस इशू कर रखी हैं। एनडीआरएफ ये रिकमेंड करता है कि हर एक हाउस होल्ड को अपने यहाँ पर एक इमरजेंसी किट बनाकर रखनी चाहिए, जिसमें कुछ इसेंशियल, कुछ ज़रूरी आइटम्स उसे रखने चाहिए, जैसे कि फूड, वाटर, कुछ मेडिसिन्स, फर्स्ट एड का सामान, टॉर्च और कुछ एक्स्ट्रा बैटरियाँ, बिस्किट के पैकेट, पानी की बोतलें वगैरह। ये वो किट है जो हर घर को अपने लिए तैयार कर रखनी चाहिए कि अगर कभी ऐसा हो तो 2 दिन 4 दिन जब तक कि उनके पास मदद पहुँचे तब तक के लिए वो अपना सर्वाइवल सुनिश्चित कर सके। क्योंकि अगर कभी दिल्ली में भूकंप आता है, लोकल कॉलोनियों में जो डैमेज होगा, ऐसा हो सकता है कि आप तक मदद पहुँचते पहुँचते कई दिन लग जाएं। जब तक आप तक मदद पहुँचेगी उस पीरियड में आपके लिए ये किट वरदान साबित होगी। आप सभी ने नोटिस किया होगा कि एनडीआरएफ रेगुलर मॉक ड्रिल कंडक्ट करती है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, हॉस्पिटल्स में, सभी पब्लिक प्लेसेस पर, थिएटर्स में। और ये मॉक ड्रिल इसीलिए कराई जाती हैं ताकि पब्लिक को इन चीज़ों की आदत बनी रहे और वो इस चीज़ों के लिए अवेयर बनी रहे। इसमें आप लोगों को सिखाया जाता है कि कैसे आपको लेट जाना है, कैसे अपने सर को कवर करना है, हाउ टू ड्रॉप, हाउ टू कवर, हाउ टू होल्ड ऑन, हाउ टू इवैक्यूएट द बिल्डिंग। एनडीआरएफ ये भी स्ट्रांगली रिकमेंड करता है कि जो भी बिल्डिंगें कंस्ट्रक्ट की जाती हैं, खासतौर से दिल्ली जैसे हाई डेंसिटी एरियाज़ में, वो अकॉर्डिंग टू सिस्मिक जोन गाइडलाइंस ही की जानी चाहिए। उनकी जो फाउंडेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। गुड क्वालिटी मटेरियल उन बिल्डिंग्स में यूज़ किया जाना चाहिए। बिल्डिंग्स में ओपन स्पेस दिया जाना चाहिए और हर बिल्डिंग में एक एस्केप रूट ज़रूर होना चाहिए। लेकिन हम ये देखते हैं कि हमारे आसपास जितनी भी बिल्डिंगें बनाई जाती हैं प्राइवेट बिल्डरों के द्वारा या इंडिविजुअल हाउस होल्ड के द्वारा, उसमें उन बिल्डिंगों को बनाते समय ऐसी किसी भी चीज़ की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता और एक एक इंच जगह हम लोग अपनी कवर कर लेते हैं। कोई भी जगह हम खाली नहीं छोड़ते, एस्केप रूट नहीं छोड़ते हैं और पुअर से पुअर क्वालिटी मटेरियल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल हम लोग यूज़ करते हैं। और फाउंडेशन का तो हम बताएं क्या, सभी लोग जानते हैं कि फाउंडेशन के अंदर जो मटेरियल लगाया जाता है वो घटिया से घटिया मटेरियल हम लोग अपने बिल्डिंग्स में लगाते हैं। एक वर्ड होता है जिसे कहते हैं रिट्रोफिटिंग। रिट्रोफिटिंग का मतलब है कि ऐसी बिल्डिंग्स जो पहले से बनी हुई हैं लेकिन वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट नहीं है। तो एनडीआरएफ ये कहता है कि रेट्रोफिटिंग के द्वारा ऐसी बिल्डिंगों को जो पुरानी बनी हुई हैं उनमें इतना काम किया जाए और उनको इस तरीके से रिकन्स्ट्रक्ट किया जाए
या उनमें इस तरह के चेंजेस किए जाएं कि वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बच सके। साथ ही NDRF ये भी रिकमेंड करता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हर बिल्डिंग के लिए, हर स्कूल कॉलेज के लिए, हर हॉस्पिटल के लिए या हर एक ऐसे प्लेस के लिए जहाँ पर मास लेवल पर पब्लिक की गैदरिंग होती है, एक एस्केप रूट होना चाहिए। वहाँ पर एक डिजास्टर रिस्पॉन्स प्लान होना चाहिए। वहाँ पर काम करने वाले हर एम्प्लॉय को इस बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कौन कौन से इवैक्यूएशन रूट हैं और किस किस की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। वहाँ पर काम करने वाले सभी एम्प्लॉयज़ को डिज़ास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जानी चाहिए और उनकी जो ड्यूटीज़ हैं वो उन्हें असाइन की जानी चाहिए। जितने भी इसेंशियल इमरजेंसी सर्विसेज हैं उनकी जानकारी, उनके फ़ोन नंबर जगह जगह डिस्प्ले किए जाने चाहिए और फर्स्ट एड से रिलेटेड मटेरियल हर जगह अवेलेबल होना चाहिए। अभी तक जो हमने बातें की वो बातें तो की हमने सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से कि गवर्नमेंट ने किसी भी तरह के नेचुरल डिजास्टर से निपटने के लिए आज तक क्या क्या काम किया और क्या किया। अब हम बात करेंगे एक आम आदमी की। एक आम आदमी की सोच किसी भी तरह के नेचुरल डिजास्टर के बारे में कैसी है और वो इस बारे में क्या सोचता है और उसने आज तक क्या सीखा और उसने क्या किया है। वैसे तो दिल्ली भारत की राजधानी है और दिल्ली की जनता जैसी है वो सब जानते हैं। हम लोगों ने आज तक कुछ नहीं सीखा। हम लोग सिर्फ चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं, बहस करते हैं, 2-4 दिन बैठते हैं, न्यूज़ में देखते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं। अभी तक हमने जितनी भी बातें डिस्कस की, NDRF ने जो भी गाइडलाइंस इशू की, दिल्ली के लोग शायद ही उनमें से किसी चीज़ को फॉलो करते हैं। दिल्ली में जो कॉलोनीज़ हैं, दिल्ली में जो रेजिडेंशियल एरिया है, उनकी पुअर कंडीशन, उनकी स्थिति किसी से भी छिपी हुई नहीं है। उनकी हालत इतनी ख़राब है कि अगर कभी भी दिल्ली में कोई भूकंप का झटका आया, ऐसा माना जाता है कि 2/3 दिल्ली एक ही झटके में साफ़ हो जाएगी। हमारे यहाँ की जो लोकल बॉडी है उन्होंने अपने आप को इस तरीके से कंप्रोमाइज़ कर लिया है, एक एक इंच जगह को यूज़ किया है। बिल्डिंग एक दूसरे से बिल्कुल इतनी मिली हुई हैं कि अगर एक मकान गिरे और एक बिल्डिंग गिरने लग जाए तो उसके आसपास की 2-4 बिल्डिंगें तो अपने आप उसके गिरने के कारण ही गिर जाएगी। लेकिन हम में से परवाह कौन करता है? क्या कर लेगा भूकंप? छोटे मोटे भूकंप से फ़र्क भी क्या पड़ता है? हमारा जो ध्यान है, हमारा जो फोकस है वो होना चाहिए हमारे मैक्सिमम प्रॉफिट पर। हमें केवल अपने प्रॉफिट का ध्यान रखना चाहिए। ये यहाँ की जनता की सोच है। आज भी दिल्ली में जब कंस्ट्रक्शन होती है तो आपको ये देखने को मिलेगा कि जो घटिया से घटिया सामान है उसका इस्तेमाल हमारे यहाँ के बिल्डर, हमारे यहाँ के जो आम आदमी हैं वो अपने मकान बनाने में करते हैं। आज भी अगर आप दिल्ली में जाकर देखेंगे तो कोई भी जो नई कंस्ट्रक्शन हो रही है उसमें सिंगल ईंट की दीवार बनाई जाती है। आप कहीं भी जाइए दिल्ली में आज की डेट में जितनी भी नई कंस्ट्रक्शन हो रही है, जो या तो छोटे बिल्डर कर रहे हैं या फिर जो इंडिविजुअल हाउस होल्ड कर रहे हैं अपना मकान बनाने के लिए, वो हमेशा एक सिंगल ईंट की दीवार बनाते हैं। ये इमेजिन करने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है कि जब कभी भी दिल्ली में थोड़ा सा भी जो का झटका आएगा, ये सारी बिल्डिंगें ताश के पत्तों की तरीके से बड़े आराम से बिखर जाएगी। कंस्ट्रक्शन की और बिल्डिंग बनाने की तो बात ही क्या कीजिए, अगर हम बात करें बिल्डिंग्स की मेंटेनेंस की, तो मेंटेनेंस की हालत तो उससे भी ज़्यादा ख़राब है। किसी भी मल्टी लेवल या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की अगर हम बात करें, उन बिल्डिंग्स में एलिवेटर्स, लिफ्ट्स ऑलमोस्ट या ज़्यादातर ख़राब पड़ी रहती है। स्टेयर्स की बात करें तो उनमें लाइटें नहीं जलती, वो पुअरली लिट होती है। एस्केप रूट्स होते नहीं हैं। फायर एक्सटिंग्विशर्स खाली पड़े रहते हैं, उनमें कभी कोई उनको रिफ़िल नहीं कराता, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। अगर कभी कोई आपदा आती है, कभी कोई आग लग जाती है, भूकंप आता है, तो आपके पास एस्केप रूट के लिए केवल खिड़कियाँ बचती हैं। आप सीधे टॉप फ्लोर पे से या 6th फ्लोर पे से या जिस भी फ्लोर पे आप वहाँ से सीधे खिड़की पे जाइए और वहाँ से ऊपर से नीचे कूद जाइए। नीचे कूदने के बाद आपके हाथ पैर टूट गए या आपकी जान बच गई तो ठीक, और आप मर गए तो ठीक, क्योंकि आपके पास सिवाय विंडो में जाकर कूदने के कोई दूसरा चारा बचता नहीं है। और छतों की तो बात ही क्या कीजिए, आज भी दिल्ली में आपको ऐसे बहुत सारे मकान देखने को मिलेंगे जिनकी छत में ज़बरदस्त लीकेज है, सीपेज है, और वो छत बरसात के मौसम में ज़बरदस्त तरीके से छूटी है, उनमें पानी टपकता रहता है। जो बिल्डिंगें आज ऐसी हैं जिनमें हर मानसून के मौसम में पानी टपकता है, वो छतें चूने लगती हैं, तो भूकंप के झटके को वो कैसे झेलेंगी इसका अंदाज़ा आप बड़े आराम से लगा सकते। और हम लोग चिंता भी क्यों करें? ये चिंता करना, भूकंप के बारे में बात करना, इन चीज़ों के बारे में सोचना कोई आम आदमी का काम थोड़ी ना है। ये काम तो सरकार का है, सरकार करेगी, हम क्यों सोचें? सरकार ने अपना काम कर दिया ना, उसने NDRF बना दी है, NDMA बना दी है, वो लोग करेंगे। जब दिक्कत होगी तो हम लोग फ़ोन कर देंगे, वो लोग आ जाएंगे, मलबा हटा लेंगे, हमें निकाल लेंगे। दिक्कत क्या है? हमारी स्थिति तो वो है कि अगर हमारे घर में आग लग जाए तो हम बच्चे जो होली खेलने के लिए पिचकारी इस्तेमाल करते हैं, हम उस पिचकारी से उस आग को बुझाएंगे। हमारे घर में कोई ऐसी भी चीज़ नहीं मिलेगी कि हम आग बुझा लें। ये बात तो निश्चित है कि जब भी दिल्ली में भूकंप आएगा या दिल्ली में जब भी कोई ऐसी नेचुरल डिज़ास्टर आएगी,
दिल्ली में जो डिस्ट्रक्शन, दिल्ली में जो विनाश होने वाला है वो बहुत बहुत भयंकर होने वाला है। लेकिन हमें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमें चिंता करनी चाहिए केवल अपने प्रॉफिट की, अपने पैसों की। और जब ये भूकंप आएगा और इस भूकंप में जिन लोगों की डेथ होगी या जो लोग मारे जाएंगे वो कुछ नहीं है, वो जस्ट एक कोलेटरल डैमेज है और इसके अलावा कुछ भी तो नहीं। पर भगवान के आगे किसकी चलती है? जब भगवान भूकंप लाता है, तूफान आते हैं, बाढ़ आते हैं, भाई जिसने मरना है वो मरी गई, इसमें कोई क्या कर लेगा? क्या कर लेगी सरकार और क्या कर लेंगे हम? इसलिए अपने पैसे बचाओ, बाकी सब बातें बेकार की बात है। इसलिए हम केवल इतनी उम्मीद कर सकते हैं और ऐसी आशा कर सकते हैं कि भगवान की कृपा बनी रहे और दिल्ली में कभी कोई ऐसा भूकंप ना आए, दिल्ली पर कोई ऐसी आपदा ना आए। लास्ट में अगर मैं इस चीज़ को कंक्लूड करूँ तो मैं यही कह सकता हूँ कि ऐसा नहीं है कि दिल्ली के लोगों ने या भारत की सरकारों ने पिछली आपदाओं से कुछ नहीं सीखा। सरकारों ने बहुत कुछ किया है, लेकिन अभी भी आम जनता के जागरूक होने की ज़्यादा ज़रूरत है। सरकारों ने तो अपने हिस्से का काम थोड़ा बहुत कर दिया है, लेकिन आम जनता आज भी इस चीज़ को बहुत कैजुअली ले रही है। और ये जो कैजुअल अप्रोच है ये एक दिन आपके लिए बहुत नुकसानदायक साबित होगी। इसलिए कैजुअल अप्रोच को छोड़िए और थोड़ा सा इस चीज़ को सीरियसली लेकर चलिए। ऐसा नहीं है कि भूकंप आज तक नहीं आया तो आगे कभी नहीं आएगा। नेचुरल डिज़ास्टर है, कभी भी आ सकता है। अपनी तैयारी पूरी रखिए। धन्यवाद।